संग्राम में सक्रिय एवं अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, शहीद भगत सिंह, मैडम कामा, भाई परमानंद जी और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे अनगिनत महानुभावों को देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने ही प्रेरित किया था। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों यानी डीएवी स्कूलों और गुरुकुलों के माध्यम से भी उन्होंने स्वाधीनता के आंदोलन को बल प्रदान किया। सत्यार्थ प्रकाश जैसी कालजयी कृति प्रदान करके स्वामी दयानंद जी ने वैचारिक क्रांति को जन्म दिया और जन जन को स्वतंत्रता की वेदी पर बलिदान होने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया। मेरे पूज्य बाबा जी स्वर्गीय श्री विश्वंभर साहेब प्रेमी जी भी एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, लेखक थे, पत्रकार थे, साहित्यकार थे। उन्होंने स्वामी दयानंद जी वेदों और आर्य समाज से संबंधित अनेक पुस्तकों की रचना की। 1933 में वैदिक संस्कृति, 1949 में प्रगतिशील आर्य, 1957 में आर्य समाज का इतिहास, 1959 में उत्तराखंड के वन पर्वतों में ऋषि दयानंद और 1973 में जो मेरठ में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था उसमें ऐतिहासिक नगर मेरठ और महर्षि दयानंद की रचना की थी। ऋषिवर मेरठ में 8 बार पधारे थे और 29 सितंबर 1878 को उन्होंने ही मेरठ में आर्य समाज की स्थापना की थी। उनको नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी का जानकारी की। और मैं आदरणीय प्रधान जी से आमंत्रित करता हूँ उनसे मिलेगा आज के विषय को। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्त सूर्य दिवीव चक्षुराततम्। आदरणीय मातृशक्ति प्रिय बंधुओं, आज 10 मई का पावन दिवस है, क्रांति दिवस। मेरठ वासियों के लिए इसका बहुत महत्व है, वैसे तो संपूर्ण राष्ट्र के लिए ही इसका महत्व है। और इस अवसर पर हम आज उन बलिदानियों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपना संपूर्ण सुख वैभव त्याग कर मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने प्राणों को आहूत किया। तो निश्चित रूप से आज हम उन महान बलिदानियों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन वीरों ने अपने जीवन के अनेक कष्ट सहकर हमको यह स्वतंत्रता प्राप्त कराने का प्रयास किया। विषय है आज का स्वतंत्रता दिवस और महर्षि स्वामी दयानंद। सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम की थोड़ी चिंतन करें कि इसकी पूर्व भूमिका क्या रही। देखिए, 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का जो है निर्णय उसको अपनी सम्मति प्रदान की
और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। पहला जो अंग्रेज भारत में आया वह वास्तव में बिल्कुल एक अन्वेषक के रूप में आया। मिल्टन हॉल नाम का एक अंग्रेज था जो कि जमीन के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से नहीं, जमीन के रास्ते से इंग्लैंड से भारत पहुंचा। 1603 में वह लाहौर में अकबर से मिला और उस समय उसने इंग्लैंड के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में चर्चा की। उसके पश्चात 24 अगस्त 1608 को कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर जहाज के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा और उसने उससे कुछ रियायतें लेकर सूरत में एक कारखाने की स्थापना की। उसके पश्चात 1615 में सर टॉमस रो नाम का एक अंग्रेज राजदूत जहांगीर के दरबार में पहुंचा और उसने एक समझौते के माध्यम से मछलीपट्टनम, कलकत्ता और सूरत में कोठियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। इस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में आकर अपना व्यापार आरंभ किया। आरंभिक अवस्था में जब वो आए थे तो उनका उद्देश्य व्यापार ही था, परंतु जब यहाँ की भारत की समृद्धि को उन्होंने देखा, जब यहाँ देखा कि भारत कितना समृद्ध है, भारत में कितनी संभावनाएं हैं, भारत में कितना ऊंचा जो है कला कौशल है और भारत में किस प्रकार से सुंदर हमारे जो खेतों की उपज थी, उसको देखकर उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने अपना ऐसा विस्तार करने का प्रयास किया और मन में एक भाव बना कि इस देश में भी ईसाई धर्म का प्रचार भी होना चाहिए और इसके साथ साथ ही यहाँ पर अंग्रेजी शासन की स्थापना भी होनी चाहिए। उनका ये लोभ था, इस लोभ के कारण उन्होंने क्या किया, जहां जहां वह गए उन्होंने उन स्थानों पर जाकर किसानों से, अन्य स्थानों पर जाकर उन पर अत्याचार करने शुरू कर दिए और अपनी आवश्यकता के अनुसार उन्होंने जो है, पहले प्रारंभिक स्थिति यह थी कि भारत से माल तैयार होकर बाहर जाता था। भारत के कला कौशल बहुत ऊंचे थे, यहां से समस्त जितने भी हमारे मसाले और मलमल, ढाका की मलमल, कपड़ा, ये सब बाहर जो विदेशों में निर्यात होता था। परंतु उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुख्य जो हमारे कला कौशल थे, हमारे कारखाने थे, उनको नष्ट करने का प्रयास किया और इसके साथ साथ हमारा जो रॉ मटेरियल है वो है ले जाके इंग्लैंड ले जाने लगे और इंग्लैंड से वहां से तैयार होकर, आयात होकर जो तैयार माल था वह आने लगा। इस प्रकार से भारत का कला कौशल, भारत के कारखाने, भारत का हथकरघा उद्योग वह समस्त नष्ट होता चला गया और अंग्रेज समृद्ध होते चले गए। वो बहुत थोड़े भाव में हमसे कपास खरीदते थे और बहुत महंगे भाव में मैनचेस्टर का कपड़ा यहां पर भेजा करते थे। इस प्रकार से उनका एक उद्देश्य हुआ कि धन कमाना, धन कमा के अपने देश को समृद्ध करना। उस समय के कहा जाता है कि भारत के जो शहर थे वो लंदन से कई ऊंचे स्तर पे थे। लंदन में उस समय कोई इतना वो नहीं था, उत्तम कोटि का कोई व्यापार, परंतु भारत का मुर्शिदाबाद जैसा जिला भी था, वह भी अपने आप में बहुत संपन्न था। इसी प्रकार से निरंतर उन्होंने प्रयास करते रहे और भारत में आकर उन्होंने व्यापार को इतना विस्तार दिया कि उन्होंने अपनी अंग्रेज फौज खड़ी कर ली, अंग्रेज सेना खड़ी कर ली। जो मुर्शिदाबाद के नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने से पूर्व अली मर्दान, उन्होंने कहा कि आप लोग व्यापारी हो, आपको किलों की क्या आवश्यकता है। उन्होंने जब किला बनाने की अनुमति मांगी तो बोले आपको किलों की क्या आवश्यकता, आप व्यापारी हो, व्यापार करो। परंतु उनके तो उद्देश्य ही उस समय बदल चुका था। उस समय उनका उद्देश्य हो गया था इस देश को अपने पराधीन करना और इस भावना से उन्होंने कार्य किया और अंततः क्या हुआ, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य में। और हमारी फूट के कारण, मीर जाफर के कारण, जगत सेठ जैसे लोग थे, उन लोगों के कारण जो है उनके जो उनका एक प्रकार से उन्होंने जो हमारे देश के प्रति द्रोह किया, उसके कारण से हम पराजित हुए और अंग्रेजों का
जो है ने मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया और उसको कठपुतली की तरह उपयोग करना आरंभ कर दिया और शासन उनके द्वारा होता था। अंग्रेजों की विशेषता यह थी कि वह इतने चालाक थे कि अंग्रेज अपनी फौज को नवाबों के खर्चे पर रखा करते थे। जहां भी अंग्रेज फौज रहेगी, खर्चा कौन करेगा? भारतीय नवाब या भारतीय राजा, और फौज की तो किसकी होगी? अंग्रेज की। और कहा यह जाएगा कि तुम्हारी रक्षा के लिए रखी गई है। इस प्रकार से अंग्रेजों ने अपने आप को बढ़ाना शुरू किया। उसके बाद देखिएगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय जो थे वो पराजित हुए और पहली बार अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर मालगुजारी वसूल करने का अधिकार मिल गया। इस प्रकार से अंग्रेज शासन की आरंभ हुआ। उसके पश्चात अंग्रेजों ने एक अपनी जो नीति बनाई, फूट करो और राय डालो। इस नीति के अंतर्गत उन्होंने समस्त भारत के राजाओं को समाप्त कर दिया। 1799 में टिप्पू सुल्तान खत्म हो गया, 1818 में मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया और 1849 में सिख साम्राज्य समाप्त हो गया। और भारत में, संपूर्ण भारत में उस समय अंग्रेजों का शासन आरंभ हो गया। परंतु अंग्रेजों का शासन जब आरंभ हुआ, उसके पश्चात ऐसा नहीं कि भारतीयों ने आसानी से उसे स्वीकार कर लिया। स्थान स्थान पर स्थानीय जो है विद्रोह होते रहे। कभी सन्यासी विद्रोह हुआ, कभी टाडा विद्रोह हुआ, कभी संथाल परगना में विद्रोह हुआ। इस प्रकार विद्रोह तो चलते रहे, परंतु कोई भी संगठित जो है प्रयास नहीं किया गया। परंतु अंततः 1857 में से पूर्व जब अंग्रेजों के 100 वर्ष पूरे होने वाले थे इस देश में, उस समय सामान्यतः लोगों के मन में उस समय भाव ये आया कि अंग्रेजों के शासन के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब इनको यहां से निकलना होगा। और अंग्रेज भारतीय राजाओं ने उस समय भारतीय राजाओं पर जिस प्रकार से उन्होंने अत्याचार शुरू किए, और डलहौजी ने ये मुख्य रूप से जो कहा कि भाई हम दत्तक पुत्र की प्रथा को नहीं मानेंगे, कि जो राजा यदि किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है अपना बच्चा ना होने पर, तो हम उसको राजा स्वीकार नहीं करेंगे। इसके कारण से उसने सतारा का, अनेक राज्यों का अपहरण कर लिया और अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया। इससे भारत के राजाओं में भी बहुत ही उसके प्रति विरोध उत्पन्न हो गया, जिसके कारण से सबके मन में एक भाव आया कि अब इन अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करना चाहिए। उस समय हमारे जो भारत के जो हमारे धार्मिक जो लोग थे, जो धार्मिक हमारे नेता थे, उनके मन में भी भाव ये था कि हाँ भाई अंग्रेजों को यहां से निकालना चाहिए। मन में उनके भाव ये था कि स्वदेशी राज्य ही भारत में स्थापित होना चाहिए। इसके लिए 1857 में जो आपकी हमारी क्रांति हुई, और 1857 की क्रांति से पूर्व भूमिका में जो है हम जो पढ़ते हैं, जो प्रमाण मिलते हैं, उसके अनुसार यह था कि 1855 में ही इसकी तैयारी आरंभ होगी। अनेक स्थानों पर जो हमारी पंचायत जो है, खाप पंचायतें जो है, उन्होंने एकत्र होना शुरू कर दिया था। इसी प्रकार 2-3 पंचायतों का जिक्र मिलता है जिसमें कि स्वामी विरजानंद जी ने उनका नेतृत्व किया था। क्योंकि स्वामी विरजानंद जी मथुरा में रहते थे और उनका बहुत सम्मानपूर्ण उसके अपने प्रदेश में था, अपने क्षेत्र में उनका बहुत सम्मान था। समस्त हिंदू मुस्लिम सब उन्हीं का बहुत सम्मान करते थे। करौली, अलवर, राजस्थान, जयपुर, हाथरस, बुरसान और इसके निकट के आसपास के जितने भी राजा थे वो उनके वैसे गुरु भी थे। तो इस प्रकार से उस समय स्वामी विरजानंद जी के नेतृत्व में अनेक खाप पंचायतें हुई, जिसके अंदर कहा जाता है कि उनके गुरु 108 वर्षीय उस समय स्वामी पूर्णानंद जी थे। इसके अलावा उस समय उनके भी गुरु स्वामी ओमानंद जी, जिनकी आयु 160 वर्ष थी, वह भी उन पंचायतों में भाग लेते थे, ऐसा कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि स्वामी दयानंद भी उन पंचायतों में रहते थे। तो उस प्रकार से उस समय यह क्रांति का आरंभ हुआ। और जैसा कि जानते ही हैं कि सर्वप्रथम बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने सर्वप्रथम जो हमारे ये थे चर्बी के जो कारतूस थे, सुअर और गाय की चर्बी के कारतूस, उनके विरोध में उसने वहां पर बगावत की और 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी दे दी गई। और इसी के फलस्वरूप जब भारत यहां मेरठ में ये बात पहुंची,
तो मेरठ में भी 10 मई 1857 को यहाँ पे क्रांति का बिगुल बजा और यहाँ से 85 सैनिकों को, जिनको पहले कारतूस इस्तेमाल ना करने के विरोध में गिरफ्तार कर लिया था, उनको छुड़वाकर हमारे से यहाँ के क्रांतिकारी केसरगंज में जो जेल थी उसको लूटते हुए, उससे सैनिकों को आजाद कराते हुए दिल्ली की ओर बढ़ गए। इस प्रकार से क्रांति आरंभ हुई। तात्या टोपे ने, उस समय रानी की, झांसी की रानी ने, अनेक वीर, नाना पेशवा ने, नानाजी ने, अनेक लोगों ने उस क्रांति में भाग लिया और अपना जीवन बलिदान कर दिया। यह क्रांति की आरंभ हुई। मैंने पूरी भूमिका इस पर बताई आपको कि आप देखिएगा क्या विडंबना रही होगी। जिन अंग्रेजों ने आके मुगलों से आके मुगल दरबार में आके प्रार्थना की कि हमें जो है कुछ व्यापार करने के लिए स्थान दिया जाए, उन्हीं जो अंग्रेजों ने 1857 में बहादुर शाह जफर के 3 बच्चों का, 2 पुत्रों का और 1 पोते का सर काट के उसको नजराने के रूप में पेश किया दिल्ली में, कि हम आपको नजराना पेश कर रहे हैं उनके बच्चों की हत्या करके, उनका खून पीकर। क्या विडंबना रही, कितना बड़ा देश का दुर्भाग्य रहा कि जो लोग हमारे पास व्यापारी बन के आए, उन्होंने इस देश की सत्ता पे पूरा अपना नियंत्रण जमा लिया। तो यह हमेशा हमें स्मरण रखना चाहिए कि कभी भी कोई भी विदेशी शासक भारत के लिए अपना नहीं हो सकता। विदेशी कोई भी हो, उसकी जो अपनी निष्ठा रहेगी वो अपने देश के प्रति रहेगी। और उन्होंने क्या प्रयास किया, यहाँ पे साथ साथ यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। किस लिए? कि उन्हें पता था कि यदि हमारा धर्म बदलता है तो हमारी निष्ठा भी बदलती है। जब हम धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो हमारी निष्ठा जो है अपने भारत के प्रति नहीं रहती, उन लोगों के धार्मिक स्थानों के प्रति हो जाती है। तो इसलिए धर्म परिवर्तन के कारण इस देश का पतन होना आरंभ हो गया। ईसाइयों ने अपनी शिक्षा पद्धति जो बनाई, उसके कारण से इस देश का पतन होना शुरू हुआ और हमारा देश उसके पश्चात महारानी विक्टोरिया के जो है नियंत्रण में आ गया। 1858 से और 1947 तक इस देश ने कितने, अगले 90 साल तक पुनः इस देश ने कितने अपमान, कितना निरादर और कितने अत्याचार सहे, यह हम सब लोग इतिहास में पढ़ सकते हैं। अब उस समय 1857 की क्रांति और महर्षि स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद का जब जीवन पढ़ते हैं तो स्वामी दयानंद के जीवन का जो उनकी आत्मकथा लिखी हुई है, उसमें 1857 से और 1860 का कोई विवरण प्राप्त नहीं होता। 3 वर्ष उनके अज्ञातवास के हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस समय वह नर्मदा के किनारे पे थे। लेकिन जो परिस्थिति जन्य प्रमाण मिलते हैं, डायरेक्ट प्रमाण तो नहीं मिलते, लेकिन जो परिस्थिति जन्य प्रमाण मिलते हैं उनके अनुसार ऐसा है, जब 1855 में कुंभ का मेला लगा, उसमें स्वामी दयानंद गए और स्वामी दयानंद को स्वामी पूर्णानंद जी मिले, जिनकी आयु 108 वर्ष की थी। और उन्होंने स्वामी दयानंद से कहा कि मैं तो पढ़ाने में आपको असमर्थ हूं क्योंकि मेरी आयु बहुत हो चुकी है, परंतु मेरे शिष्य स्वामी विरजानंद जो मथुरा में रहते हैं, आप उनके पास जाओ और उनके पास जाकर व्याकरण की शिक्षा प्राप्त करो। स्वामी दयानंद की आयु जो थी, 1825 में स्वामी जी का जन्म हुआ और 1856 में स्वामी जी की आयु कुल 31 वर्ष की थी। उस समय तक उनके जीवन का उद्देश्य एक ही था, सत्य ज्ञान को प्राप्त करना, मृत्यु पर विजय पाना, योगाभ्यास करना और सच्चे गुरु की खोज में वह लगे हुए थे। 1855 में कुंभ में वह मिले स्वामी पूर्णानंद जी, उसके पश्चात 4 साल बाद वो गए हैं स्वामी विरजानंद जी के पास। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस समय जिस व्यक्ति को इतनी गुरु की उत्कंठा हो, उसने 4 वर्ष क्यों लगाए वहां तक पहुंचने में? वो तो 55 में था, तुरंत ही विरजानंद जी का पहुंचते और जाके पढ़ना आरंभ करते। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उस काल में विरजानंद जी भी स्वतंत्रता संग्राम के कार्यों में व्यस्त थे और स्वामी दयानंद उनके पास पहुंचे भी होंगे या आपको चर्चा भी हुई होगी, तो उन्होंने कहा होगा कि पहले देश को स्वतंत्र कराना हमारा प्रथम कर्तव्य है, उसके बाद शिक्षा की बात करेंगे। तो उस उद्देश्य से, हालांकि ये शोध का विषय है, कहीं कोई प्रमाण इस चीज का नहीं मिलता हमें, हम अन्यथा लोगों ने बहुत इस बारे में हमारी बहुत किंवदंतियां भी हैं,
हमारे आचार्य दीपंकर जी ने लिखा कि वह मेरठ में रहे और उग्रनाथ मंदिर में उग्रनाथ के रूप में रहे और उन्होंने लोगों को पानी पिलाया और क्रांति का बिगुल बजाया। ऐसी संभावना हो सकती है, परंतु कहीं भी ऐसा कोई प्रमाण हमें, तथ्यात्मक प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता। परंतु इतना निश्चित है कि उस समय जो हमारे स्वामी दयानंद जी थे बहुत जागरूक थे, बहुत जिज्ञासु थे और राष्ट्रभक्त थे, तो निश्चित रूप से इन घटनाओं से वो अछूते नहीं रहे होंगे। उन्होंने उस समय कुछ ना कुछ कार्य प्रेरणा देने का, उत्प्रेरण का, उस समय जितने भी क्रांतिकारी होंगे उनका कुछ ना कुछ मार्गदर्शन करने का कार्य उन्होंने उस काल में अवश्य किया। परंतु जैसे ही क्रांति असफल हुई, उस समय क्रांति के असफल होने से पूरे उसमें उनके जीवन चरित्र में यह तो आता है कि उसके बाद वे बुंदेलखंड की ओर बढ़ गए। बुंदेलखंड में जाके उन्होंने वहां पर भी राजाओं को इस क्रांति के बारे में अवगत कराया और उनको भी प्रेरणा की राष्ट्र के लिए अपने बलिदान देने के लिए, और स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता की क्रांति की इस जो हमारी अग्नि चल रही थी उसमें अपनी आहुति देने के लिए। इस प्रकार से, परंतु जब 1857 की क्रांति असफल हो गई, उसके पश्चात वह लोग उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए वह नर्मदा की ओर निकल गए और 1860 में आकर उन्होंने स्वामी विरजानंद जी के पास पहुंचे। परंतु उसके बाद जब हम जीवन देखते हैं ऋषि का 1874 के बाद का, तो उसमें हमें आभास होता है कि किस प्रकार से वो उनके मन में राष्ट्र के प्रति जो उदात्त भावना थी, राष्ट्र प्रेम की जो भावना जो उनके मन में थी, समाज के कल्याण की जो भावना मन में थी, विदेशियों के प्रति जो उनके भाव थे, वे हमें स्पष्ट प्रकट होते हैं। उनका जो साहित्य में दिखाई देता है, उस सबके अंदर ऋषि की जो राष्ट्र प्रेम की उदात्त भावना है, वह हमें स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने अपने सत्याग्रह प्रकाश में जिक्र किया है 1857 में गुजरात में काठियावाड़ के अंदर बाघेलों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह किया, उसका जिक्र उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश में किया है कि बाघेलों ने बहुत वीरता पूर्वक लड़े और उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। 1857 की क्रांति इससे प्रमाणित होता है कि ऋषि दयानंद को उस काल की समस्त घटनाओं की जानकारी थी। कहीं ना कहीं वह संपर्क में थे, बिल्कुल अछूते नहीं थे ऋषि दयानंद। और जो उन्होंने उसके बाद आर्य विनय लिखा है, उसके अंदर ऋषि लिखते हैं, हम पर कभी भी विदेशी राजा का शासन ना हो। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारे देश में स्वदेशी राजा ही हो, हम लोगों पे कभी भी विदेशियों का शासन ना हो। प्रभु तेरी ऐसी कृपा हम पे बनी रहे। इस प्रकार से ऋषि जो अपने भाव अभिव्यक्ति करते हैं, आर्य विनय में बार बार प्रार्थना करते हैं, तो वह ऋषि राष्ट्रभक्ति ऋषि में कितनी रही हो, वह इससे प्रमाणित होता है। और आप देखिएगा कि ऋषि उसके बाद जो श्रृंखला चलती है, 1875 में ऋषि ने सत्याग्रह प्रकाश लिखा। सत्याग्रह प्रकाश में जो हमारे देश की दशा थी उसका वर्णन